नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान तारा यूट्यूब चैनल पे। और अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, अपनी जो क्लास से लग रही है वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न तारा। तो जो अपने लास्ट जो टॉपिक जो था वो था सेल। सेल के बारे में अपन ने देखा, ठीक है, जिसमें यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल देखा। आज जो है वो सेल का ही एक टॉपिक है जिसके अंदर है कोशिका विभाजन का। लेकिन कुछ सेल के जो टॉपिक जो रिमेनिंग रह गए थे एक दो, वो उसी के अंदर स्लाइड के अंदर मैंने शामिल किए। तो आज का जो टॉपिक है कोशिका विभाजन, जिसको बोला जाता है सेल डिवीजन, ठीक है। तो कोशिका विभाजन जो है वो बहुत ही जरूरी है। कोशिका विभाजित करती है तभी सेल की क्या होती है या शरीर में क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए, प्रजनन के लिए, ठीक है, इन किसकी कोशिका विभाजन की जरूरत पड़ती है। तो कोशिका विभाजन जो है वो कब होगा, कैसे होता है और कितने प्रकार का होता है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ, ठीक है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, ये कल जो था सेल के अंदर कुछ रह गया है, तो वो जो है वो है कुछ सूक्ष्म काय जो है, वो टॉपिक जो था वो कुछ रह गया, तो मैं वापस आज लेके आया हूं। तो सूक्ष्म काय क्या होती है? एक थैलीनुमा संरचना होती है जो कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। एक तो पहली चीज इसके अंदर याद रखने वाली बात यह है कि जो तीन जो है, जिसमें स्पोरोसोम है, पेरोक्सिसोम है और ग्लाइकोऑक्सीसोम है, ये तीन जो है, इनको तीनों में जो है वो अंतःपर्दव जालिका से ये तीनों का निर्माण होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इन तीनों का निर्माण जो होता है वो ईआर से होता है, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम से होता है। दूसरा अपने को ये याद रखना है कि ये जो होती है वो एकल झिल्ली वाली होती है, ठीक है, और थैलीनुमा संरचना होती है ये तीनों की, ठीक है। तो पहली चीज ये एकल झिल्ली वाली युक्त है, थैलीनुमा संरचना होती है, और ये जो होती है वो अंतःपर्दव जालिका या एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम से बनी हुई होती है। ये तीन तरह की है। एक तो है स्पेरोसोम, सबसे पहला जो है वो सूक्ष्म काय। सूक्ष्म काय, ठीक है, जिसके अंदर कैसी होती है, थैली के समान है, एकेली झिल्ली वाली है, और ये एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम से किससे बनती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, प्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, इनसे ये निर्मित होती है। ये तीन तरह की है। अच्छा, तीनों के अंदर आपको ये चीज कॉमन है, एकल झिल्ली वाला और ईआर से बनती है। पहला है स्पोरोसोम, पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सीसोम है, ठीक है। तो ग्लाइऑक्सीसोम, पेरोक्सिसोम और स्पेरोसोम। सबसे पहला है स्पेरोसोम। स्पेरोसोम की खासियत यह है कि ये केवल पादप कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है, जंतु कोशिका में ये पाए नहीं जाते। और ये वसा का क्या करती है? वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलती है। इसका मेन काम जो है वो वसा का क्या है? उसको कार्बोहाइड्रेट के अंदर बदलना, ठीक है। तो वसा का कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम कौन करता है? स्पोरोसोम करता है। तो मेन चीज पादप कोशिकाओं के अंदर ही पाई जाती है। दूसरी बात, इसका काम जो होता है वो वसा का कार्बोहाइड्रेट में चेंज करना होता है। इसकी खोज पॉर्नर ने की थी 1952 के अंदर, ठीक है, और पादप कोशिकाओं में है पाई जाती है। याद रखने वाली, पादप कोशिकाओं में ये पाई जाती है। ये लिपिड्स के संश्लेषण एवं संग्रहण में सम्मिलित होती है। ये एंडोस्पर्म, ठीक है, तथा तेलीय बीजों के बीज पत्र में मूंगफली, सरसों, तिल, जिसमें तेल ऑयल आता है, लिपिड्स होते हैं, उनके अंदर भी ये पाई जाती है। उसके बाद में ये है हाइड्रोजल, इसमें एंजाइम होते हैं। अच्छा, ये मेन इसकी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलाइज जो है वो क्या होता है? इसके अंदर एंजाइम होते हैं हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, हाइड्रोलाइटिक और एंजाइम जो थे वो कहां पे मिले थे अपने को? लाइसोसोम में, लाइसोसोम में मिले थे। तो इसी को पादप जो है उसका क्या बोला जाता है? लाइसोसोम भी कहा जाता है, के रूप में भी माना जाता है। तो पादप का लाइसोसोम किसे कहा जाता है? इसे भी क्या बोला जाता है? स्पोरोसोम को पादप का लाइसोसोम बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज, फॉस्फेट, एस्ट्रेज जैसे क्या मिलते हैं इसके अंदर? ये सारे एंजाइम्स मिलते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज का मतलब होता है जो डीएनए आरएनए को करने वाला, फॉस्फेट, और एस्टर को करने वाला एस्ट्रेज, ठीक है। फॉस्फेट और एस्ट्रेज, जो एस्ट्रेज को करेगा, एस्टर को करेगा, उसका डिकम्पोज करेगा या उसको विघटित करेगा, ठीक है। तो वो जो होते हैं ये एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए हाइड्रोलाइटिक या हाइड्रोलाइज एंजाइम इसमें अंदर पाए जाते हैं।
वसीय पदार्थों का एकत्रीकरण, ये वसा पदार्थ को क्या करता है, एकत्रीकरण करता है, परिवहन करता है, उसका संश्लेषण करता है। तो मेन इसका काम जो है वो क्या है, वसा का बनाना, वसा के बनाने में, वसा को बनाने में, लिपिड को बनाने में, वसा या लिपिड। ठीक है, इसे लाइसोसोम भी कहा जाता है, पादप का क्या बोलते हैं इसको, लाइसोसोम के रूप में भी माना जाता है। तो ये है स्पोरोसोम। दूसरा है जिसको परऑक्सीसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परऑक्सीसोम बोला जाता है। ठीक है, टॉलबर्ट ने इसको सबसे पहले खोजा था। और इसके अंदर क्या होते हैं, दो तरह के, यानी H2 जो परऑक्सीसोम जो है उनके दोनों के एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेज वाले भी, बनने वाले भी, और कैटालाइज वाले भी। कैटालाइज जो होते हैं उनके वाले भी क्या होते हैं, इसके अंदर दोनों के एंजाइम पाए जाते हैं, यानी बनता भी है और टूटता भी है। तो 4 प्रकार के इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये, और दूसरी बात, ये आपको कहाँ पे, पौधों के अंदर भी मिलता है और कहाँ पे, जंतु कोशिकाओं के अंदर भी पाया जाता है। और वो जो स्पेरोसोम जाता है वो केवल किसमें केवल मिलता था, पादपों के अंदर ही मिलता था। तो ये दोनों में मिलता है, प्लांट सेल में भी मिलता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो ये एनिमल सेल में भी मिलता है, दोनों के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, खोज इसकी किसने की थी, टॉलबर्ट ने की थी, 1969 में की थी। परऑक्साइड जो उत्पादित होते हैं, इसमें दो तरह के एंजाइम है, एक तो है ऑक्सीडेज जो क्या करता है, बनाएगा, बनाने वाले, और दूसरा होता है परऑक्सी का नाशक, नाशक एंजाइम जो होते हैं उसका अपघटन करने वाले, अपघटन करने वाले, H2O2। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेज वाले पौधों के प्रकाश संश्लेषी क्रियाओं में ये पाए जाते हैं। जंतु में परऑक्सीसोम जो मिलते हैं वो कशेरुकों में मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, एक तो यकृत में, वक्र में, मस्तिष्क में, छोटी आंत में, ठीक है, और वर्षण में। यहाँ पे किडनी में, लीवर, ठीक है, किडनी, ठीक है, ब्रेन के अंदर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड टेस्टिस, इधर ही लिख देता हूं, टेस्टिस के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी कला जो होती है वो अमोनिया और यूरिया के लिए पारगम्य होती है। ठीक है, इनकी जो झिल्ली होती है वो यूरिया और इनके लिए कैसी होती है, ये पारगम्य होती है। इसमें 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो यूरेट ऑक्सीडेज, उसके बाद में डी अमोनी ऑक्सीडेज, और H हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज, ये 1 2 डीऑक्सी, और यूरेट ऑक्सीडेज, डी अमोनिया ऑक्सीडेज, H हाइड्रोक्सी ऑक्सीडेज, और जो ये तो उत्पाद करते हैं, ये 3 तो क्या करेंगे, इसका उत्पाद करते हैं। ठीक है, चौथा जो है वो होता है कैटालाइज। कैटालाइज इसको क्या करता है, इसको नष्ट करता है या इसको तोड़ता है, ये इसकी सुरक्षात्मक जो है भूमिका निभाता है। तो देखो, यूरेट ऑक्सीडेज जो है, एमिनो ऑक्सीडेज और डी एमिनो ऑक्सीडेज जो है, और H हाइड्रोक्सी एसिड जो है ऑक्सीडेज, ये 3 प्रकार के जो ऐसे जो है एंजाइम जो तो H2O2 का क्या करेंगे, संश्लेषण करते हैं, और कैटालाइज जो है वो H2O2 का क्या करता है, इसको वापस डिकम्पोज करता है। ठीक है, और जिससे अपनी सुरक्षा बनी रहती है, क्योंकि H2O2 जो होता है वो कैसा होता है, सेल में के लिए कैसा होता है, विषैला होता है। ये कैसा है, कोशिका के लिए कैसा होता है, विषैला होता है। अच्छा, इसका काम क्या है, कोशिका द्रव में अन्य जो विषैले पदार्थ जो होते हैं के प्रभाव को ये क्या करता है, कम करता है। क्या करेगा, जो भी कोशिका के अंदर जो पॉइजन सब्सटेंस है उनको ये उसके प्रभाव को, उसके इफेक्ट को क्या करता है, ये कम करता है। दूसरा ये है प्रकाश शोषण जो होता है, ठीक है, कि क्रिया में परऑक्सीसोम, हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया तीनों की अपनी अपनी क्या होती है, भूमिका होती है। यानी प्रकाश जो रसायन जिसको अपन पढ़ेंगे, प्रकाशीय रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के अंदर, और प्लांट में रेस्पिरेशन कैसा होता है वो भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये तीनों में परऑक्सीसोम, हरित लवक जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो अपन ने कल देखा था। ठीक है, तो वो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों मिलके ये संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा है ये वसा का उपापचय करता है, वसा के उपापचय का कार्य करता है। इसमें कैटालाइज एंजाइम होने के कारण ये उपापचय में H2O का क्या करता है, विघटन करता है, जो आपको बता दिया। ठीक है, H2O का क्या करेगा, ये विघटन करता है। तो ये है परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम को टॉलबर्ट ने इसको डिस्कवर किया था। इसमें ऑक्सीडेज वाले और कैटालाइज वाले दोनों एंजाइम्स पाए जाते हैं।
ठीक है। ये पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में मिलता है। इसका काम जो होता है वो क्या इस जो है वो यकृत और लीवर, ठीक है, किडनी, ब्रेन, स्मॉल इंटेस्टाइन, टेस्टिस, इन सब में ये पाया जाता है। ये यूरिया, इसकी जो झिल्ली होती है वो यूरिया और एमिनो एसिड के लिए पारगम्य होती है। इसमें 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 3 प्रकार के तो इसको संश्लेषण करने वाले हैं और 1 प्रकार का जो है कैटालाइज वाला वो इसको तोड़ने वाला है, क्योंकि ये H2O2 जो होता है वो कैसा होता है, विषैला होता है, ठीक है। तो ये और इसके कार्य जो है वो क्या है, या पदार्थों के विषैलेपन को ये कम करेगा। दूसरा, प्रकाश जो श्वसन क्रिया होती है, फोटो रेस्पिरेशन, क्या बोलेंगे इसको, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन जो होती है उसमें ये भागीदारी निभाता है, जिसमें पेरोक्सिसोम, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों मिलके ऊपर जो प्रकाशीय श्वसन होता है उसमें भागीदारी निभाते हैं। उसके बाद में है ये वसा का उपापचय करता है, वसा को तोड़ने में मदद करता है, बनाने में मदद करेगा। कैटालाइज, इसमें एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं, H2O का विघटन करते हैं, जिससे सेल में विषैलापन उसका खत्म हो जाता है। तो ये है पेरोक्सिसोम। नेक्स्ट है ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम को वीबर्स ने इसको खोजा था, ठीक है। ये आपको शैवालों के अंदर, सॉरी कवकों के अंदर और प्रोसिस्टा जो वाले जो जीव जो होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। और दूसरा पाया जाता है अंकुरित करने वाली वसीय बीजों के अंदर ये पाया जाता है। ये कैसा होता है, अघुलनशील लिपिड होता है। ये लिपिड है जो अघुलनशील होता है, यानी ये कैसा होता है, फैट है। क्या ये फैट है, लिपिड है। ये भोजन के में घुलनशील शर्करा में बदलता है। अच्छा, इसका मेन काम जो है वो क्या है, वसा को किस में बदलता है, ये कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, यानी लिपिड्स को चेंज करेगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में। जंतु कोशिका में ये नहीं पाए जाते, जंतु कोशिका में ये नहीं पाए जाते, ठीक है। दूसरा है ग्लाइऑक्सिलेट चक्र में ग्लाइकोलिक अम्ल के उपापचय के लिए एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। ये वसा अम्ल के ऑक्सीकरण के लिए भी एंजाइम होते हैं। वसा का क्या होता है, ऑक्सीकरण, यानी वसा टूटेगी, इससे क्या बनता है, एसीटो को एंजाइम बनता है जो रेस्पिरेशन में काम आता है, ठीक है। ये किस में काम आएगा, रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में। ग्लाइऑक्सिलेट चक्र बेहतर उपापचय होने के कारण कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न होता है। अच्छा, इससे वसा से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो इसका मेन कार्य जो है वो क्या है, वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करना ग्लाइऑक्सिसोम का क्या है, मुख्य कार्य होता है। तो इसका मेन कार्य याद रखना है कि वसा का क्या करता है, उसको कार्बोहाइड्रेट के अंदर या जो शर्करा के अंदर इसको क्या करता है, ये चेंज करता है, ठीक है। क्योंकि जो लिपिड जो होती है वो अघुलनशील होती है, उसको ये घुलनशील में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर है ये चेंज करेगा। तो 3 हुए, स्पोरोसोम, उसके बाद में है अपने पेरोक्सिसोम, और अब है ग्लाइकोऑक्सिसोम। अब है सेल डिवीजन। देखो, कोशिका विभाजित जो है वो क्या है, सेल, कोई भी सेल जो होगी उसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, विभाजन की क्षमता। शुरुआत के अंदर अपने जो निर्माण हुआ है वो सबसे पहले अगर देखे तो वो अपने कहां से हुआ है, अपना देखे तो वो जाइगोट से हुआ है, जिसको बोलते हैं अपन युग्म नज। इस युग्म नज जब विभाजित करता है तो पूरा संतति का निर्माण करेगा ये, ठीक है, यानी जो भी है इंडिविजुअल ये बनाएगा, ठीक है, इंडिविजुअल का ये निर्माण करता है। तो एक सेल से धीरे धीरे जो विभाजित होती है, ठीक है, तो बहुत सारी सेल बनती है, एम्ब्रियो बनता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर जो है ऑर्गन के निर्माण होते हैं। तो ये सारा जो जो हो रहा है वो किसके कारण होता है, वो सेल डिवीजन के कारण होता है। अब सेल जो है वो किसके अंदर डिवाइड करी, क्या सारी सेल डिवाइड करती है, तो नहीं, ठीक है। कुछ सेल जो होती है वो कैसी होती है, जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, और कुछ सेल जो है वो क्या होती है, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। जैसे अपने मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन जो है वो एक बार ही बनते हैं, और जितने बनते हैं वही परमानेंट है, उसके बाद में उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। लेकिन लीवर ऐसा है जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, यानी पुनरुद्भवन, यानी कह सकते हैं अपन रीजनरेशन, इसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। इसी तरह से
जो अपने सेल स्पर्म बनते हैं उसके अंदर भी क्या होती है, विभाजन की क्षमता पाई जाती है। फीमेल के अंदर जो ओवम बनता है उनके अंदर भी विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो ये विभाजन के कारण ही जो है वो क्या होता है, शरीर के अंदर ग्रोथ होती है। दूसरा जो है गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। और गैमेट का जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो नया इंडिविजुअल बनता है उसी में भी सेल डिवीजन का भागीदारी होती है, ठीक है। तो सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ये अगर देखें तो ये जो विभजोतक होते हैं, जो विभाजित करने वाले जो उत्तक होते हैं, उनके अंदर ये जो है वो सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं कि भाई जो एज के हिसाब से, अगर अपनी एज देखें तो एज के हिसाब से अपन बढ़ते जाएंगे तो विभाजन की क्षमता धीरे 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 क्या कम कम हो जाती है। इसलिए कहते हैं बुढ़ापे में जो होता है वो विभाजन की क्षमता कम हो जाती है। तो अपन जैसे जैसे बढ़ते हैं तो विभाजन की क्षमता क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होती है, ठीक है। कोशिका चक्र जिसको बोलेंगे अपन सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होती है, यानी कोशिका जब विभाजित हो गई है और वहां से जैसे ही कोशिका विभाजित हो जाती है, सपोज मान लो एक सेल, इसने यहां से डिवाइड करके दो सेल का निर्माण कर लिया, ये दो सेल इसने बनाए। अब ये जैसे ही यहां से बन जाता है, इन दो सेल में जब ये आगे चल के वापस दो सेल नहीं बनाए तब तक जो होता है ये एक चक्र है। मतलब यहां से लगाकर ये अंत हो गया इसका, यहाँ पे ये अंत है, और अंत से वापस जब शुरुआत होती है, जब नई दो सेल बन जाती है, इसको ही बोला जाता है कोशिका चक्र बोला जाता है, कोशिका विभाजन चक्र बोला जाता है, ठीक है। कोशिका चक्र यानी विभाजन का अंत, एक विभाजन के अंत से दूसरे विभाजन के अंत तक की चक्रीय प्रक्रम होता है ये, ठीक है। यानी एक विभाजन जो है वो हो गया, उसके बाद में जब दूसरा विभाजन जो होता है, एक विभाजन अंत हो गया, वहां से ये स्टार्ट होता है, और दूसरा विभाजन से जब दो सेल बन जाती है तब तक इस पूरे को क्या बोला जाएगा, कोशिका चक्र बोला जाएगा। कोशिका चक्र के लिए जाने वाले समय को पीढ़ी काल कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे वन जनरेशन, ठीक है। एक पीढ़ी काल बोला जाएगा, मतलब एक जनरेशन काल है, टाइम है। वयस्क कोशिका का आयतन नव कोशिका से 4 गुना अधिक होता है। मतलब ये जो होता है कि जो नई कोशिका बनती है और जो पुरानी कोशिका होती है उसका आयतन जो होता है, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो दोनों में फर्क जो होगा उसमें क्या होता है, ये 4 गुना होता है, ठीक है। कितना होता है, 4 गुना। डीएनए की प्रतिकृति के कारण इसकी मात्रा दुगनी हो जाती है, ठीक है। और परिपक्व वयस्क कोशिका में विभाजन योग्य हो जाती है। अब देखो ये बात क्या कह रहा है कि अगर अपन देखें कि कोई सेल है, सेल के अंदर एक होता है क्या, न्यूक्लियस, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर पाया जाता है केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। अब केंद्रक द्रव्य जो है वो जिसको बोलेंगे अपन न्यूक्लियोप्लाज्मा, 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 ठीक है। एक जो होता है इसको बोला जाता है, जिसको अपन बोलेंगे साइटोप्लाज्मा। क्या बोलेंगे अपन, साइटोप्लाज्मा, जिसको बोलेंगे अपन कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। इनका एक रेशियो फिक्स होता है, इनका केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य का एक रेशियो होता है, वो फिक्स होता है, ठीक है। जब इनका रेशियो जब गड़बड़ करता है, इनका रेशियो जो होता है, रेशियो अनुपात जो होता है, अनुपात जब बिगड़ता है, अनुपात क्या करेगा, बिगड़ता है, जब अनुपात बिगड़ेगा इसका, ठीक है, तब सेल क्या हो रही है, डिवाइड होने के लिए तैयार होती है, ठीक है। यानी इन दोनों के रेशियो का जब चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा। अब चेंज होने का कारण क्या है, क्योंकि देखो जब भी कोई चेंज, जैसे घर है, घर को 2 भागों के अंदर अगर बांटना है तो सीधी सी बात है, उसके अंदर अपन को जो ईंटें लानी पड़ेगी, सीमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है। यानी सारी चीज, जैसे 2 घर में तो सामान आने चाहिए, तो अगर एक घर में जैसे एक फ्रिज है तो दूसरे में वापस दूसरा नया लाना पड़ेगा, यानी दोनों को बराबर हिस्सा देना पड़ेगा, इक्वल। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है कि जब इक्वल होगा तो सीधी सी बात है, जो सबस्ट्रेट नहीं है वो नए बनेंगे, क्योंकि 2 सेल बन रही है, ठीक है। तो दोनों के अंदर जो मटेरियल आने चाहिए, तो अपने पास में, उसके पास में एक सेल का ही मटेरियल है, तो वो क्या करेगा, अपने अमाउंट को डबल करेगा। जब अमाउंट डबल होगा तो सीधी सी बात है, इसका आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा, आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा, और इनका रेशियो जो होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और जैसे ही रेशियो चेंज हो गया तो अब कोशिका क्या करेगी, विभाजित करेगी, कोशिका क्या करेगी, अब विभाजित करेगी, ठीक है।
तो यहाँ पे कोशिका विभाजन को अपन जो है वो दो भागों के अंदर मुख्यतः बांटा गया है। पहला जो है वो उसका रहता है अंतरा अवस्था रहती है, जिसको बोलेंगे अपन प्रिपरेशन फेज भी बोला जाता है, तैयारी की अवस्था भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेल जो होती है वो कुछ ऐसे अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे कई सारे प्रोटीन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे जब क्या होगा, जब अमाउंट बनेगा तो सेल का आकार में भी क्या होगी, वृद्धि होती है। तो ये सारी, अब इसमें सेल डिवाइड नहीं करती है और इसमें क्या होती है, सारी तैयारियां होती है, इसलिए इस अवस्था को तैयारी की अवस्था भी कहा जाता है। इंटरफेज को प्रिपरेशन फेज भी बोला जाता है, अंतरा अवस्था इसको हिंदी में कहा जाता है। तो इसमें क्या होती है, केवल और केवल तैयारियां होती है। दूसरी होती है जो कहलाती है एम फेज। एम का मतलब है माइटोटिक फेज, यानी यहाँ पे क्या करेगी, सेल डिवाइड होगी, यानी एक सेल से दो सेल बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको डिवीजन फेज भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये मतलब डिवीजन होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये डिवाइड करेगी, यानी सेल जो होगी वो ये दो भागों के अंदर बढ़ जाएगी, या दो पुत्री कोशिकाओं के अंदर ये बढ़ जाएगी, या डॉटर सेल के अंदर ये बदल जाएगी। इसको बोला जाता है एम रेफरेंस टू द माइटोटिक। एम जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, माइटोटिक को प्रदर्शित करता है। अब अंतरावस्था जो है वो तैयारी की अवस्था है, तो इनको अपन तीन भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो होता है G1, एक होता है S फेज और एक होता है G2 फेज, ठीक है। दूसरी चीज, सेल जो होती है, सेल अगर कहे कि सेल जो होती है, सेल सबसे ज्यादा किस अवस्था में रहती है, तो वो रहती है अंतरावस्था के अंदर रहती है। सबसे ज्यादा समय जो किसमें लगता है, अंतरावस्था में लगता है। जैसे सपोज मान लो ये सेल डिवाइड होगी, यहाँ पे ये एक से दो बनी, अब यहां से जब शुरुआत करके जब ये दो भागों तक बढ़ जाती है, उससे पहले, ठीक है, जब दो भागों में बंटने के लिए तैयार हो जाती है, एम फेज में आने से पहले ये पूरी की पूरी कितने टाइम में कहां पे रहती है, किस अवस्था में रहती है, उसमें अंतरावस्था के अंदर ये रहती है। यानी विभाजन के जब क्रमिक जब दो विभाजन जो हो जाते हैं, उसके बाद में जो सेल जो रहती है, जिस अवस्था में रहती है, उसको बोला जाता है अपन अंतरावस्था कहते हैं। और अंतरावस्था जो है वो क्या है, एक सबसे लंबी फेज होती है कोशिका विभाजन की या सेल डिवीजन की, ठीक है। तो ये है सेल डिवीजन के बारे में कुछ बातें। तो इसकी दो फेज है, एक तो होती है अंतरावस्था, दूसरी होती है एम फेज। एम फेज को फिर आगे अपन तीन भागों के अंदर बांटते हैं, G1, S और G2, फिर होती है एम फेज। सबसे अंतरावस्था, देखो अंतरावस्था अभी आपको बताया कि जब सेल डिवाइड होने के बाद में वहां से लगाकर नेक्स्ट डिवीजन तक जब वो डिवाइड नहीं होती है तब तक, ठीक है, जिस अवस्था में रहती है उस अवस्था को अंतरावस्था बोलते हैं। दो क्रमिक या उत्तरोत्तर विभाजन के मध्य की अवधि, अभी विभाजन नहीं हुआ, दो मतलब नेक्स्ट जो विभाजित होके आई वहां से वापस स्टार्ट होगा जब वो नेक्स्ट विभाजन करेगी, के बीच की अवधि को या अंतराल को है, जबकि कोशिका विभाजन नहीं होता है। इस अवस्था में, अंतरावस्था में कोशिका विभाजित नहीं करती है, केवल और केवल उसके अंदर नए सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बनते हैं। इसलिए इनको क्या अंतरावस्था कहा जाता है। इसको प्रिपरेशन फेज भी बोला जाता है, तैयारी की अवस्था भी बोला जाता है। कोशिका अपना अधिकांश जीवन काल अंतरावस्था में बिताती है। अभी बताया आपको, कोशिका जो होगी वो सबसे ज्यादा समय जो होगा वो इस अवस्था के अंदर बिताएगी, क्योंकि इस अवस्था में क्या बनते हैं, कई सारे पदार्थ बनते हैं, जिसमें प्रोटीन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसलिए इसको जैव संश्लेषण या बायोसिंथेसिस स्टेज भी बोला जाता है, या अवस्था भी बोला जाता है। अच्छा, और क्या है, इस कोशिका में आकार कैसा हो जाता है, दुगना हो जाता है। आकार कैसा हो जाएगा, दुगना, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कि भाई यहाँ पे जब जब सब्सटेंस बनेंगे तो सीधी सी बात है, उसमें सब्सटेंस बढ़ते जाएंगे तो उसका आकार भी कैसा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। इस अवस्था को विश्राम अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये विभाजन नहीं करती है। क्या नहीं करती है, विभाजित नहीं करती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। परंतु इस चक्र में सबसे अधिक सक्रिय अवस्था है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनते हैं, पदार्थों का निर्माण होता है, इसलिए सक्रिय अवस्था है, ठीक है। तो अंतरावस्था क्या होती है, दो क्रमिक या उत्तरोत्तर विभाजन के मध्य की अवस्था को क्या बोलेंगे अपन, अंतरावस्था कहेंगे।
ठीक है। दूसरी बात, ये जीवन की सबसे लंबी अवस्था होती है, ठीक है। ज्यादातर कोशिका जो है वो अपना सबसे लंबा जीवन जो होता है वो अंतरावस्था में बिताता है। फिर तो वो डिवाइड करके दो बन जाती है, तो नहीं बन जाएगी, वापस वो बिताएगी अपना अंतरावस्था में। फिर इसमें क्या होता है, कई सारे जैविक सब्सटेंस बनते हैं, इसलिए इसको जैव संश्लेषण या बायोसिंथेसिस स्टेज भी बोला जाता है, या अवस्था भी बोला जाता है। दूसरी, इसमें कोशिका विभाजन नहीं करती है, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो सबसे अधिक क्या होती है, ये अवस्था में सेल जो होती है या कोशिका जो होती है, इस अवस्था में सबसे ज्यादा क्या होती है, वो सक्रिय होती है। इस प्रावस्था के निम्न घटनाएं होती हैं। क्या क्या घटना होती है? पहला, विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण होने से केंद्रक व कोशिका द्रव का आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। जो मैंने आपको शुरुआत में अभी बताया था कि भाई इनका रेशियो जो होता है, कोशिका द्रव्य का रेशियो और केंद्रक का रेशियो, इन दोनों का रेशियो जो है नॉर्मल सेल में फिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो सेल डिवाइड करने जा रही है तो उसके अंदर रेशियो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, क्योंकि पदार्थों का संश्लेषण होता है इसलिए। तो यहाँ पे इनका रेशियो साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस का जो है वो रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज, इसके अंदर जो होती है तारक काय, जो अपन ने पढ़ा था, तारक काय जिसको सेंट्रोसोम बोला जाता है, उसके अंदर दो जो है वो सेंट्रियोल से बनते हैं या तारक केंद्रों से बनते हैं, और इसके द्वारा क्या निकलते हैं, तर्कु तंतु का निर्माण होता है। और ये तर्कु तंतु जो होते हैं कोशिका विभाजन में क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, फ्लैजेला और सीलिया वो भी बनते हैं, वो भी इसी से ही बनेंगे, तारक केंद्र से, सेंट्रियोल से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तारक है, कोशिका विभाजन में दो पुत्री तारक को तारकाओं या तारक केंद्रकों में बदलते हैं, जिनको बोला जाता है सेंट्रियोल। क्या बोला जाता है, सेंट्रियोल बोला जाएगा। के अंदर ये क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अच्छा, डीएनए की प्रतिकृति होती है, यानी डीएनए मेन चीज जो है वो बेस तो डीएनए है। मेन चीज जो होता है वो कोशिका का क्या होता है, डीएनए होता है, क्योंकि डीएनए के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन अपने क्या होती है, कंडक्ट करता है या कंटेन करता है, ठीक है। जब डीएनए को जब दो भागों के अंदर ये बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आधे जो डीएनए जो होगा, अच्छा डीएनए का मिलता है वो क्रोमोजोम्स के अंदर मिलता है, यानी क्रोमोजोम्स भी करेंगे, तो क्रोमोजोम्स की प्रतिकृति यानी डीएनए की प्रतिकृति, तो डीएनए प्रतिकृति करेगा यानी अपनी कॉपी करेगा या रेप्लिकेशन करेगा। प्रतिकृति को क्या बोलेंगे अपन, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन जब डीएनए करता है तो अपनी मात्रा को दुगना करता है। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर याद रखना है, वो ये है कि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है, अच्छा अपने अंदर जो होते हैं वो 46 क्रोमोजोम होते हैं। कितने, 46 क्रोमोजोम होते हैं। मैंने अभी ये बोला कि डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो 46 क्रोमोजोम से जब दो सेल बनेगी तो उनके अंदर भी एक समसूत्री विभाजन होता है, उनके अंदर भी क्या होता है, दो कोशिका बनती है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, यानी उसमें भी क्या होगा, 46 क्रोमोजोम मिलेंगे। अच्छा, तो जब पहले वाले में 46 क्रोमोजोम थे और दो जो बने उसके अंदर भी 46 क्रोमोजोम थे, इसका मतलब इस सेल के अंदर 92 जितना क्या होगा, लेवल होगा। 92 क्रोमोजोम हो गए, तभी तो आपके पास, मेरे पास में अगर 100 रुपए हैं तो मैं 50-50 रुपए बांट सकता हूं। तो मेरे पास में अगर 100 रुपए हैं तो मैं दो जनों को 100 रुपए कैसे दे सकता हूं, इसके लिए मेरे को 100 रुपए और लाने पड़ेंगे। तो सेम यहाँ पे भी यही है कि 46 अगर क्रोमोजोम है तो 46 क्रोमोजोम जो है, जब इसको 46 दे रहा है, इसको भी 46 दे रहा है, यानी यहाँ पे इसको क्या होना पड़ेगा, 92 जितना होना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज मेन याद रखने वाली बात है ये है कि कभी भी क्रोमोजोम जो होते हैं वो 92 नहीं होते हैं। कभी भी क्रोमोजोम जो होंगे या गुणसूत्र जो होते हैं वो 92 नहीं होंगे, लेकिन उनका अमाउंट जो होगा, ठीक है, वो क्रोमोजोम तो रहेगा एक ही। सपोज मान लो, मैं एक एग्जांपल से, जैसे सपोज मान लो ये क्रोमोजोम से, ठीक है, अब ये क्रोमोजोम जो है वो एक ही है, लेकिन अब ये वाला क्रोमोजोम जो है ये भी एक ही है, लेकिन आप देखोगे कि इसके अंदर और इसके अंदर, ये आप कहोगे कि भाई ये तो डबल है, ये तो इससे डबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये क्रोमोजोम का जो अमाउंट होता है, ठीक है, वो कैसा हो गया, वो डबल हो गया। जैसे मान लो इसमें 2n था तो इसमें कितना हो गया, ये 4n हो गया, सॉरी c लिख दो इसको, ठीक है, 4c जितना हो गया। क्रोमोजोम का लेवल कितना हो गया, 2c से 4c हो गया। यानी यहाँ पे नंबर तो एक ही है, क्रोमोजोम यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है। तो ये चीज याद रखने वाली है
कि नंबर जो होते हैं वो नहीं बदलते, नंबर उतने के 46 के 46 रहते हैं, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर जो कंटेन अमाउंट जो है, जो उसके अंदर डीएनए और प्रोटीन जो है उनका अमाउंट जो होता है वो कितना हो जाता है, 92 जितना हो जाता है। ठीक है, तो ये बात थी इसके थर्ड पॉइंट के अंदर। मात्रा कैसी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ऊर्जा युक्त यौगिक जैसे एटीपी का संश्लेषण होता है। हॉवाइट एंड पेलेक ने 3 अवधियों के काल को विभक्त किया। अच्छा, यंत्रावस्था अवस्था को इन्होंने हॉवार्ड एंड पेल्क ने 1953 के अंदर अंतरावस्था को 3 भागों के अंदर या 3 अवस्थाओं के अंदर क्या करता है, इसको बांटा था। 3 अवस्था जो है वो कौन सी है, एक तो है G1, एक होती है S और एक होती है G2। ठीक है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट जो है, वैसे तीनों इंपॉर्टेंट है लेकिन इससे जो है वो सवाल आते हैं। ठीक है, एस फेज जो है वो उसके अंदर क्या होता है, डीएनए की प्रतिकृति होती है। डीएनए की क्या होगी, उसके अंदर प्रतिकृति होती है, यानी डीएनए उसमें क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। तो ये होता है एस फेज के अंदर। और ये किसने बताया, ये हॉवार्ड पेलेक ने बताया कि अंतरावस्था को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। चलो, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक एक लाइन आपको समझाई है। पहला है जीवन फेज। जीवन फेज जो है उसके अंदर क्या होता है देखो, पहली चीज, जीवन फेज के अंदर कभी भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो फिर क्या होगा, अच्छा डीएनए किस फेज में रेप्लिकेट करेगा, डीएनए करेगा एस फेज में रेप्लिकेट करेगा, यानी अपने आप को डबल करने का करेगा एस, जिसको इसलिए तो बोला जाता है सिंथेसिस फेज, यानी डीएनए यहाँ पे क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जीवन फेज होती है, जिसको बोलते हैं अपन गैप 1 फेज जो बोलते हैं, इस गैप 1 फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो जो सामग्री जरूरत होती है, जो जो सब्सटेंस की जरूरत होती है, वो यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, और वो यहाँ पे यूज आएंगे, वो यहाँ पे क्या होते हैं, यूज आएंगे। तो कोशिका विभाजन के तुरंत बाद ये अवस्था शुरू हो जाती है। अच्छा कैसे, क्योंकि ये अंतरावस्था है, अपन ने यही कहा कि जैसे कोशिका विभाजन हुआ, 2 सेल बनी और वो 2 सेल आगे चल के अगर और विभाजित कर रही है, ठीक है, तो वो सीधी किस में जाएगी, अंतरावस्था में जाएगी। और अंतरावस्था की पहली अवस्था कौन सी है, जीवन, तो ये स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि कोशिका विभाजन के तुरंत बाद ये अवस्था क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। कुछ समय के अधिकतम समय इसमें लगता है, यानी कुल समय का, यानी जो पूरे गैप में सबसे ज्यादा जो समय अगर लगता है वो किस फेज में लगता है, वो इसी में लगता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है वो जीवन यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां तक खत्म हो रही है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो टाइम जो है वो किस में लग रहा है, जीवन में लग रहा है। किस में लगता है, जीवन के अंदर लगता है। तो अधिकतम समय जो है वो किस में लगता है, जीवन के अंदर लगा। अच्छा, गुणसूत्र लंबे एवं पतले हो जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन अधिकतम सक्रिय होता है। मैंने आपको ये तो हर दो बार बता दिया आपको। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट तो नहीं कर रहा है, लेकिन डीएनए क्या बना रहा है, वो एमआरएनए बनाना है। क्या बनाता है, एमआरएनए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, एमआरएनए की जरूरत कब क्यों पड़ी, क्योंकि एमआरएनए इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे आगे चल के इनको क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। क्योंकि सेल जो है वो डिवाइड करने वाली है, तो इनको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो प्रोटीन जो बनेंगे वो ऐसे बनेंगे। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। कौन से प्रोसेस को, एमआरएनए के बनने को, क्योंकि एमआरएनए बनेगा तभी आगे चल के क्या बनेगा, इससे प्रोटीन बनेगा। ठीक है, और इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन बोला जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा सक्रिय होगा इसमें, क्योंकि इसमें प्रोटीन बनाना होता है, यानी बहुत क्या बनेंगे, एमआरएनए बनेंगे, और एमआरएनए आगे चल के क्या बनाएंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट, वे आपस में लिपटकर जाल यानी क्रोमेटिन जाल बना देते हैं। क्रोमेटिन, देखो ये भी बताया आपको, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। जब वो धागे जैसी संरचना होती है जो आपस में गुथे हुए रहते हैं, ठीक है, तब इसको बोला जाता है क्या, क्रोमेटिन। तो अभी भी शुरुआत हुई है, क्योंकि विभाजन करके वो सेल वापस आई है, और सेल जैसे विभाजन करके आ रही है और नहीं वापस आगे चल के वापस विभाजित करेगी, तब ये वापस कैसा हो जाता है, क्रोमेटिन ऐसा रहता है, धागे नुमा होता है।
फिर आगे जैसे ये विभाजन में एंटर करेगी यानी G1 में एंटर की, अब इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी आगे चल के ध्यान रखना, इसमें नहीं, आगे चल के ये जो हो गए वो किस में बदल जाएंगे, क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। यानी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको बोला जाता है क्रोमोसोम या गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कहा जाएगा, ये गुणसूत्र। ठीक है, तो उससे पहले ये किस फेज में रहता है, यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कोई भी सेल लेके अगर उसमें गुणसूत्र देखने हैं तो उसमें दिखेंगे नहीं। ठीक है, उसमें गुणसूत्र नहीं दिखेंगे, आपको क्या दिखेगा, क्रोमेटिन दिखेगा। लेकिन अगर कोई डिवाइड कर रही है सेल, ठीक है, उसमें गुणसूत्र जरूर आपको दिखेंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सी फेज में चल रही है। ठीक है, फेज कौन सी चल रही है वो आगे अपने और भी देखते रहेंगे, लेकिन यहां तक तो नहीं दिखेंगे। ठीक है, यहां तक आपको कैसा दिखेगा, जाल का जाल दिखेगा, यानी क्रोमेटिन जाल में रहता है, इसको ही बोलते हैं अपन क्रोमेटिन जाल। क्रमबद्ध उपापचयी क्रिया होती है जो डीएनए के द्विगुणन से को शुरू करने के लिए आवश्यक होती है। देखो आया, यानी यहाँ पे क्या होती है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होगी क्रमबद्ध, स्टेप बाय स्टेप मेटाबॉलिज्म जो होती है वो यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि आगे डीएनए को क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है, और डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए ये सब्सटेंस जरूरी है, इसलिए वो क्या करेगी, धीरे धीरे उनको बनाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रमबद्ध क्या हो जाता है, उपापचय स्टार्ट हो जाता है। क्रमबद्ध उपापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, इसका मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यहाँ पे होता है, क्यों होता है, क्योंकि डी गुणन, इसका डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा यानी द्विगुणन करेगा तो क्या होगा, उसके लिए आवश्यक जो होते हैं वो सारे पदार्थ यहाँ पे बनेंगे। नेक्स्ट, इस अवस्था में प्रोटीन, आरएनए, डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम तथा नाइट्रोजनस सारों का संश्लेषण होता है, इंपोर्टेंट। दूसरा देखो, डीएनए को बनने के लिए, अब डीएनए कॉपी करेगा तो डीएनए को बनने के लिए डीएनए बनता है तीन चीजों से। एक तो बनता है शर्करा से, शुगर, जिसको अपन बोलते हैं राइबो शुगर, क्या बोलते हैं इसको, राइबो शुगर। दूसरा बनता है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप, इसी के कारण इस पे डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, तीसरा जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, यानी सार होते हैं। सार वो आपको वैसे आगे पढ़ेंगे, मैं ऐसे ही थोड़ा सा बता देता हूं। ए होता है एडिनोसिन, टी होता है, सी होता है और जी होता है। ये चार डीएनए के अंदर क्या मिलते हैं, नाइट्रोजिनस बेस मिलते हैं। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरामिडिन। तो एजी जो है वो प्यूरिन है, और टी और सी जो है वो साइटोसिन और थाइमिन जो है वो क्या है, पिरामिडिन है। ये सार, ये तीनों तो अच्छा, नाइट्रोजिनस सार मतलब इनकी जरूरत पड़ेगी, देखिए डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा तो इनकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, तो ये जो है वो यहाँ पे बनते हैं। दूसरी चीज एंजाइम, ठीक है, क्योंकि ये सारी क्रिया जो होगी वो एंजाइम की उपस्थिति में होगी, तो एंजाइम का भी संश्लेषण यहाँ पे होता है। ठीक है, क्योंकि इनको डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कई सारे एंजाइमों की जरूरत होती है। तो यहाँ पे डीएनए आरएनए को बनाने के लिए एंजाइम एवं नाइट्रोजनस सारों की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डीएनए के लिए जो जो चीजें जरूरी है, प्रोटीन है वगैरह है, वो सारे इसके अंदर बन जाते हैं। किस फेज में, जीवन फेज में। ठीक है, इसलिए इसको ग्रोथ फेज भी बोला जाता है, ये ग्रोथ फेज है। दूसरा होता है एस फेज। एस फेज को बोला जाता है क्या, सिंथेसिस फेज। क्या बोला जाता है, सिंथेसिस फेज। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए का द्विगुणन होता है, रेप्लिकेशन होता है। किसका, मेन चीज इसके अंदर क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए, आरएनए और स्टोन प्रोटीन का यहाँ पे संश्लेषण होता है, तभी जाके क्या बनेंगे, क्रोमोसोम्स का क्या होगा, द्विगुणन होगा। क्योंकि क्रोमोसोम किससे बनते हैं, डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, तो डीएनए और प्रोटीन जो होंगे, कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो ये डीएनए और प्रोटीन आपस में मिलके क्या बनाएंगे, गुणसूत्र जो होंगे वो बनेंगे, यानी गुणसूत्रों का अमाउंट जो होगा वो कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। डीएनए का संश्लेषण प्रावस्था है भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का मेन, इसमें जो इस अवस्था में जो काम होता है वो क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए की प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन द्वारा डीएनए का द्विगुणन होता है, यानी डबल हो जाता है। ठीक है,
डबल कैसे, डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। जैसे यदि डीएनए की जो है वो अपन मान लेते हैं कि 2C है, कितना सी है 2C, तो ये कितना हो जाता है 4C हो जाता है, कितना हो जाता है 4C, ठीक है 2C है तो कितना हो जाएगा वो 4C हो जाएगा। इस प्रावस्था में 6 से 9 घंटे लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं इसको, 6 से 9 घंटे लगेंगे। यानी वही अमाउंट जो होगा अभी आपको बताया था कितना हो जाएगा 2C से कितना हो जाता है 4C हो जाएगा, ठीक है। यानी अमाउंट अब बदल गया, अमाउंट क्या हो गया, गुणसूत्रों का बदल गया। जो पहले जो था वो इसके अंदर जो डीएनए जो था वो 2C था, इसमें आते ही कैसा हो जाएगा 4C हो गया। अब आपके पास में अगर सपोज मान लो 46 क्रोमोसोम है तो अब उसमें अमाउंट जो होगा, नंबर नहीं अमाउंट जो होगा वो कितना होगा 92 जितना होगा। तो ये है G1 और S फेज। नेक्स्ट है वो है G2 फेज, जिसको बोलते हैं गैप 2 फेज। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें विभाजन के लिए आवश्यक, अब देखो अब सेल जो है वो करेगी विभाजित करेगी तो उसके ऊपर वापस मेम्ब्रेन बनाना, मेम्ब्रेन बनती है प्रोटीन और लिपिड से, तो प्रोटीन बनाना। अच्छा, प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए क्या करेगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए बनाने के लिए वो प्रोटीन बनाएगा, दूसरे भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे आरएनए बनते हैं, जितने भी प्रकार के आरएनए होंगे वो यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। जो है वो कौन है, एक तो एम आर एन, जैसे राइबोसोम भी बनेगा, ठीक है, तो एम आर आर एन ए, राइबोसोमल आर एन ए, ठीक है। ये होता है वो क्या, टी आर एन ए, ट्रांसफर आर एन ए, ठीक है। इनको भी अपन पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन जब होगा ना, रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है, अनुलेखन है, उनके अंदर अपन इसको पढ़ेंगे कि टी आर एन ए का क्या काम है, आर आर एन ए का क्या काम है, एम आर एन ए का क्या काम है। एम को बोला जाता है मैसेंजर आर एन ए, जो रहता है एकल, ठीक है। उसके ऊपर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोड होते हैं, और उसमें टीआरएनए जो रहता है वो एमिनो एसिड का लाने का काम करता है। ये किसको लेके आता है, मैंने आपको कल बताया था, तो आपको उसमें देखा था कि मैंने बोला था कि भाई वो एमआरएनए ऐसा बनाया, फिर मैंने कहा था कि इसके अंदर राइबोसोम आते हैं, ये राइबोसोम आए, और यहाँ पे राइबोसोम के लिए फिर मैंने एमिनो एसिड लिखा था। तो एमिनो एसिड जो होते हैं इनको लाने का काम कौन करता है, टीआरएनए करता है। कौन करता है, टीआरएनए, ठीक है। और राइबोसोम को जोड़ने वगैरह इनका काम जो होता है वो आरआरएनए करेगा। एंड प्रोटीन का क्या होता है, यहाँ पे संश्लेषण होता है। तो देखो वापस आगे भी प्रोटीन बनेगा, क्योंकि इनको पता है अमाउंट डबल हो गया, अब सेल डिवाइड होगी और सेल से 2 सेल जब बनेगी तो उसके लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। तर्को तंतु, स्पाइंडल फाइबर, जो अभी बताया कि कौन बनाता है, सेंट्रियोल बनाता है। कौन बनाता है, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन, अच्छा तर्को तंतु भी क्या है, स्पाइंडल फाइबर। स्पाइंडल फाइबर यानी वो भी बनते हैं किससे, जो प्रोटीन से बनेंगे, तो उसके लिए भी प्रोटीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी सेंट्रियोल जो होंगे वो आगे चल के क्या बनाएंगे, उससे स्पाइंडल फाइबर बनाएंगे, तो उसके लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अच्छा, मेन चीज, डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट। डीएनए का संश्लेषण, यानी डीएनए का संश्लेषण केवल और केवल एस फेज में ही मिलेगा। G1 और G2 के अंदर क्या हो जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है। तो इसके अंदर जो है मेन जो याद रखने वाली बात एस फेज की है। एस फेज के अंदर जो है वो डीएनए का कॉपी होता है, बाकी किसी में नहीं होता है, ठीक है। अब जो कोशिका जो होगी वो सबसे लंबा समय जो होगा वो अंतरावस्था के अंदर बिताती है। अंतरावस्था के अंदर जो होती है वो धीरे धीरे पार करके जब G2 को भी पार कर लेगी, G2 भी अगर कंप्लीट हो जाएगा, तब वो कोशिका जो होगी वो किस में एंटर करेगी, एम फेज में एंटर करेगी, जिसको बोलते हैं विभाजनकारी अवस्था बोली जाती है। क्या बोली जाती है, विभाजनकारी अवस्था बोली जाती है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो जो कोशिका चक्र है, ठीक है, उसको अगर अपन 2 भागों के अंदर बांटा गया है, ठीक है। पहला जो है वो कौन सी फेज है, इंटरफेज है। कौन सी फेज है, इंटरफेज, जिसको बोलते हैं अंतरावस्था, इसको तैयारी की अवस्था भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरी जो फेज होती है उसको बोलते हैं एम फेज। क्या होती है, ये विभाजन की अवस्था। अच्छा, इनकी में भी क्या होती है, 3 फेज होती है, जो अभी बताइए आपको कौन कौन सी होती है, G1 होती है, S होती है और G2 होती है, ठीक है। उसके बाद में एम फेज जो है, एम फेज जो होगी उसको 2 भागों के अंदर बांटा गया है। यानी सेल जो होती है वो कैसे डिवाइड करेगी, तो कोई भी सेल जो होती है वो 2 तरह से डिवाइड करती है। पहले तो करती है क्या, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। कौन डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस।
कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन अवस्था, केंद्रक विभाजन अवस्था, विभाजन अवस्था। सबसे पहले कौन विभाजित होगा? केंद्रक विभाजित होगा। यानी एक सेल है तो उसके अंदर सबसे पहले जो होगा वो केंद्रक जो होता है वो पहले उसके दो भाग होंगे, ठीक है। उसके कितने भाग होंगे? दो भाग होंगे, ठीक है। तो केंद्रक सबसे पहले दो भाग होगा, वो किस में होगा? कैरियोकाइनेसिस में होगा। अच्छा, तो ये दो भाग जो होते हैं वो क्या सीधा हो जाएगा? नहीं, उसको भी अपन चार भागों के अंदर और बांटेंगे। चार भाग कौन से हैं? यानी चार अवस्थाओं के अंदर बांटेंगे। सबसे पहली जो अवस्था है उसको बोला जाएगा प्रोफेज। क्या बोला जाएगा? प्रोफेज। सेकेंड जो फेज आती है उसको बोला जाता है मेटाफेज। क्या बोला जाता है? मेटाफेज। थर्ड जो आती है उसको बोला जाता है एनाफेज। क्या बोला जाता है? एनाफेज, ठीक है। और फोर्थ जो आती है उसको बोला जाता है टीलोफेज। क्या बोला जाता है? टीलोफेज। तो ये चार अवस्था है। अब चार अवस्था सबसे पहले प्रोफेज में देखो, यहाँ पे अंतरावस्था को पार किया तो सेल किस में गई? एम फेज में गई। एम फेज में क्या होगा कि एक न्यूक्लियस से दो बार दो न्यूक्लियस बनेंगे, डाई कैरियन वाली स्थिति आ जाएगी। एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस जो है, इसका मतलब वो कैसा है? डाई कैरियन है। कैसा है? डाई कैरियन। तो डाई कैरियन बनेगा, डाई कैरियन वाली सेल बनेगी। यहाँ पे इसको प्रोसेस को बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। इसके में भी कौन सी अवस्था? पहली है प्रोफेज, फिर है मेटाफेज, फिर है एनाफेज और फिर टीलोफेज। जब टीलोफेज कंप्लीट हो जाएगा तो सेल जो एंटर करेगी वो दूसरी करेगी, इसको बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। क्या बोला जाता है? साइटोकाइनेसिस, जिसको बोला जाता है जीव द्रव्य विभाजन अवस्था। किसमें बोला जाता है? जीव द्रव्य विभाजन अवस्था। यानी अब जो है वो सेल जो होगी, वो दो न्यूक्लियस तो बन गए, लेकिन अब जो है वो सेल क्या करेगी? डिवाइड करेगी, यानी दो भागों में। अच्छा, ये डिवीजन जो होता है वो दो अलग अलग होता है। एक तो होता है जिसको बोला जाता है क्लीवेज। क्या बोला जाता है? क्लीवेज बोला जाएगा, क्लीवेज, ठीक है। दूसरा जो होता है वो बोला जाता है प्लेट फॉर्मेशन। क्या बोला जाता है? प्लेट फॉर्मेशन। प्लेट फॉर्मेशन जो होता है वो होता है प्लांट सेल में। किसमें होता है? प्लांट सेल में। पौधे की जो कोशिका होगी उसके अंदर होगा, ठीक है। और जो क्लीवेज जो होता है वो होता है किसमें? एनिमल सेल में। किसमें होता है? एनिमल सेल में। एनिमल सेल में क्लीवेज होगा और प्लांट सेल के अंदर क्या होगा? जो अपने बोलेंगे, अपने क्या बोलेंगे? प्लांट सेल में प्लेट फॉर्मेशन होगा। और ये होता है एनिमल सेल में, ठीक है। तो ये नहीं। अच्छा, जब ये हिस्सा जब पार कर देगी तो अपने पास में एक सेल से दो सेल बन जाएगी। अच्छा, क्लीवेज में वैसे आगे बताएंगे। क्लीवेज में ऐसा होता है, इससे बनती है फॉरो, बनती है फॉरो बनेगी। फॉरो का मतलब होता है खाच, खाच बनती है। और ये खाच जो होगी, ये खाच जो है वो दो धीरे 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 एंटर करेगी। और एंटर कहां पे करेगी? अंदर की तरफ ये गति करती है और धीरे धीरे ये क्या हो जाती है? दो कोशिकाओं के अंदर बढ़ जाएगी। अच्छा, जो प्लेट फॉर्मेशन है वो कैसा होगा? वो प्लांट कोशिका में होता है। दोस्तों ये प्लांट कोशिका, यहाँ पे क्या बनती है? प्लेट बनती है, ठीक है। ऊपर जैसे ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये बनी प्लेट। और प्लेट जो होगी वो धीरे 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 या इधर से केंद्र से परिधि की तरफ हो सकती है या परिधि से केंद्र की तरफ हो सकती है। किसी भी तरह से ये बन सकती है। अगर परिधि पे बनती है तो केंद्र की तरफ चलेगी और केंद्र पे बनती है तो परिधि की तरफ चलेगी, दोनों तरफ। तो इससे एक सेल से कितनी सेल बन जाती है? दो सेल बन जाती है। ये होता है प्लेट फॉर्मेशन, पट्टिका द्वारा विभाजन, ठीक है। तो ये पूरा जो है वो अपने इस भाग को तो पढ़ चुके, ठीक है। अब अपन जा रहे हैं किसमें? एम फेज के अंदर। एम फेज में भी सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे अपन? कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे। और कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले प्रोफेज, फिर पढ़ेंगे मेटाफेज, फिर एनाफेज और टीलोफेज, फिर पढ़ेंगे अपन क्लीवेज और फिर पढ़ेंगे प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो चलते हैं अपन किसकी तरफ? कैरियोकाइनेसिस। चलो, अब यहां पे सबसे पहले अपने को यह पता लगाना होता है कि कौन सा विभाजन हो रहा है, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर देखो इंटरफेज अपने हो गई है। अब ध्यान रखना कैरियोकाइनेसिस बाकी है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस यानी एम फेज जो है वो बाकी है। अब यहाँ पे है जो विभाजन जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? विभाजन जो होते हैं वो कितने? तीन तरह के पाए जाते हैं। कितने तरह के पाए जाते हैं? तीन तरह के, ठीक है। अभी तक अपन ने जैसे देखा होगा तो माइटोसिस और मियोसिस, लेकिन एक तीसरा और होता है जिसको बोलते हैं अमाइटोसिस। अमाइटोसिस
किस प्रकार भिन्न है माइटोसिस से, इसको अपन देखते हैं कि ये किस प्रकार भिन्न होता है। ठीक है, तो सीधा पहली बात, इसको कौन सा विभाजन बोला जाता है, इसको डायरेक्ट डिवीजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डायरेक्ट डिवीजन होता है। सीधा दो भाग हुआ, पहले न्यूक्लियस बदला, न्यूक्लियस से दो भाग हो जाएंगे। ठीक है, और न्यूक्लियस के दो भाग होके फिर इनमें क्या होगा, वो आपस में साइटोप्लाज्मा डिवाइड होके दो सेल बना देगा। ऐसा सेम बात होती है, लेकिन इसमें कुछ फर्क होता है। फर्क क्या है, पहले केंद्रक विभाजन होता है, माइटोसिस में भी होगा केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन सेम है, ये बात तो दोनों के अंदर कॉमन है। ये विभाजन प्रोटोजोन, प्रोटोजोन जैसे अमीबा है, ठीक है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ठीक है, इनके अंदर ये होता है। दूसरा होता है भ्रूणीय कला की कोशिकाओं के अंदर, जो भ्रूणीय कला होती है, एंडो जो है एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, ठीक है, और एंडोडर्म है, इनके अंदर जो भ्रूणीय कला है जो तीन होती है, कितनी होती है, तीन, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इनके अंदर विभाजन जो होता है वो यही होता है, क्लीव असूत्री विभाजन होता है। सर्वप्रथम रॉबर्ट और रेमार्क ने 1885 में इसको वर्णित किया था। ठीक है, अमाइटोसिस का नाम जो था वो किसने दिया, फ्लेमिंग ने दिया था। किसने दिया था, फ्लेमिंग ने इसको क्या बोला था, अमाइटोसिस बोला था। पैरामीशियम में दीर्घ केंद्रक, तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले जैसे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होगा, दीर्घ केंद्रित होता है, मतलब धीरे धीरे ये कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और उसका आकार जो होगा वो कैसा हो जाएगा, डंबल शेप में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डंबल शेप में, ये डंबल शेप में हो गया। ठीक है, फिर एक केंद्र से कितने केंद्र बन जाएंगे, दो केंद्रक बन गए, ये दो केंद्रक बन गए। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर एक सेल से फोरो बनेगी, ये फोरो बनी, और इधर से भी ये फोरो बनी, ये केंद्रक दोनों का है ये। अब आगे चल के एक सेल से कितनी सेल बन जाएगी, दो सेल बन जाएगी। दीर्घीकरण होता है रोग युक्त वर्ध्य कोशिकाओं में। ठीक है, पैरामीशियम में दीर्घ केंद्रक के अंदर, ठीक है, और रोग युक्त जो वर्ध कोशिका होती है उनके अंदर ये विभाजन होता है। और किस तरीके से होता है वो इसी तरीके से ये चलेगा। अच्छा, और इसके अंदर असूत्री विभाजन के दौरान क्या क्या होता है, पहले लंबे क्रोमेटिड तंतु संघनित होकर गुणसूत्र नहीं बनाते हैं। ये इसको क्या करता है, माइटोसिस से भिन्न करता है, माइटोसिस से भिन्न करता है, अलग करता है। इसमें क्या होता है, लंबे क्रोमेटिड संघनित होकर गुणसूत्र नहीं बनाते, लेकिन उसमें माइटोसिस में क्या होगा, गुणसूत्र बनते हैं। लंबे क्रोमेटिड तंतु केंद्रक में संकीर्णन हो जाते हैं। ठीक है, और इस दौरान वो क्या हो जाता है, टूट भी जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो टूट भी जाते हैं। गुणसूत्रों के लिए अलग अलग होने तथा दो पुत्री कोशिकाओं में स्थानांतरित होने हेतु समान रूप से विभाजन नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे ये अलग हो गया, तो इसलिए इसको अमाइटोसिस कहा जाता है। अ मतलब पूरा नहीं, अ मतलब अधूरा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें गुणसूत्र नहीं बनते हैं। गुणसूत्र बनते भी है तो क्या हो जाते हैं, वो जब भी क्या करेंगे, जब अलग अलग होंगे तब क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। ठीक है, दो पुत्री कोशिकाओं में क्रोमेटिन पदार्थ का वितरण, ये आया मेन, कैसा होता है, असमान होता है। कैसा होता है, असमान, यानी गुणसूत्र जाएंगे लेकिन अमाउंट जो जाएगा वो इक्वली नहीं जाएगा। अमाउंट जो होगा वो कैसा जाएगा, अलग अलग जाता है। ठीक है, इसके कारण कोशिका की संरचनात्मक क्रियात्मक क्या मिलती है, असमानता मिलती है। तो सीधी सी बात है, जो कोशिका में किसमें कितना गया उस हिसाब से उसके गुण आएंगे। तो इनमें उसकी संरचना क्रियात्मक में क्या होती है, असमानता होती है। तो ये कारण है जो इसको अमाइटोसिस को किससे, माइटोसिस से अलग करता है। तो ये बात जरूर याद रखना। ठीक है, पहले इसमें गुणसूत्र नहीं बनते हैं, लंबे क्रोमेटिन संकीर्ण होते हैं तो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। गुणसूत्र अलग होने, दो पुत्री कोशिका में इस तरह समान रूप से विभाजन नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, पुत्री कोशिका में जो गुणसूत्र का वितरण है वो भी समान नहीं होता है, और इसके कारण ही इनमें क्या होती है, इसकी संरचनात्मक क्रियात्मक असमानता होती है। और इस असमानता के कारण ही इसको कौन सा सूत्र किया गया है, असूत्री बोला गया है। असूत्री मतलब अमाइटोसिस कंप्लीट नहीं है, पूरी तरह से इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है। ठीक है, तो ये है अमाइटोसिस।
अब है नेक्स्ट जो है वो समसूत्री विभाजन। सम का मतलब होता है समान, माइटोसिस, ठीक है। समान का मतलब होता है कि अगर जो कोशिका है जिसमें अगर मान ले 2n सेल है, 2n सॉरी क्रोमोजोम्स है, 2n क्रोमोजोम्स है, गुणसूत्र है, इसको बोलेंगे द्विगुणित, ठीक है। और ये होती कहलाती है मात्र कोशिका। क्या कहलाएगी? मात्र कोशिका, ठीक है, जिसको मदर सेल बोला जाता है। मदर सेल से दो बनती है सेल जिनको बोला जाता है पुत्री कोशिका, डॉटर सेल। इन डॉटर सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम कैसे रहते हैं? समान रहते हैं। तो मात्र कोशिका से बनने वाली दो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की समान अगर मात्र कोशिका के समान है तो ऐसे विभाजन को समसूत्री विभाजन कहा जाता है। और आज से पहले पढ़ा वो है असूत्री। इसका मतलब क्या है कि उसमें गुणसूत्रों जो वितरण होगा वो समान नहीं होता है, इसलिए उसको कौन सा बोला जाता है? अमाइटोसिस या असूत्री विभाजन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी खोज जो की थी कई कोशिका में होता है, ये जरूर याद रखना। यानी जम्स कोशिका में जो जनन कोशिका होती है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी मियोसिस डिवीजन होता है। और तो ये कहाँ पे होता है? ये अपने माइटोसिस होता है कई कोशिकाओं के अंदर, जैसे हाथ पैर सबकी जो अंदर जो सेल है, ठीक है। केवल वर्सन के अंदर जो जर्म सेल होती है उसको छोड़ के और ओवरी के अंदर जो जर्म सेल होती है उसको छोड़ के बाकी सब में पूरे शरीर के अंदर कौन सा विभाजन होता है? ये समसूत्री विभाजन होता है। इसकी खोज W.M. फ्लेमिंग ने की थी 1881 के अंदर, ठीक है। सबसे अधिक विभाजन में वर्दी क्षेत्र या विभजोतक कोशिकाओं के अंदर होता है, ठीक है। ये विभाजन जो वर्दी कर रही है, जो बार बार अगर वर्दी करती है, ठीक है, जहां पे ग्रोथ होती है उस क्षेत्र के अंदर, ठीक है, यानी विभजोतक जो है जहां पे पाया जाएगा, विभजोतक तो प्लांट की बात करें तो विभजोतक, और यहाँ पे जो अगर अपनी एनिमल्स की बात करें तो विभाजन वाला क्षेत्र, जहां पे ज्यादा विभाजन हो रहा है उस क्षेत्र के अंदर ये विभाजन ज्यादा होता है, या उन कोशिकाओं के अंदर ये विभाजन सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले कौन होता है? केंद्र विभाजित होता है, जिसलिए इसको केंद्रक कैरियोकाइनेसिस, दो पुत्री केंद्रक बनते हैं, ठीक है। एक सेल के अंदर दो केंद्रक बन जाएंगे, इसको बोलेंगे डाइकैरियोन। डाइकैरियोन क्या बोला जाएगा? इसको डाइकैरियोन बोला जाएगा। एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो जाते हैं। गुणसूत्रों की संख्या सभी गुणों में मात्र कोशिका के कैसी होती है? समान होती है, ठीक है। इस प्रक्रिया में सतत प्रक्रिया यानी चलती ही रहती है। केंद्रक विभाजन सबसे पहला, क्योंकि अपने इंटरफेस पढ़ ली, केंद्रक विभाजन वापस देखो वही आ गया। केंद्रक विभाजन में लगातार चलने वाली क्रियाओं का अध्ययन की दृष्टि से इसको 4 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 अवस्था है। तो सबसे पहले अपन लेंगे कौन सी? प्रोफेज फेज। देखो उससे पहले ये देखो, आपको फर्स्ट वाला जो है इसके नीचे लिखा हुआ है, ये है आपका G2। जब G2 से सेल बाहर निकलती है तो यहाँ पे सेंट्रोमियर जो होते हैं, सेंट्रोसोम, सॉरी सेंट्रोमियर का सेंट्रोसोम, तारकाय, सेंट्रियोल, ये दो अपने आप को डुप्लीकेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये दो भाग इसके हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात आप देखोगे कि इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे, देखो ये जो होगी वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी, वो यहाँ आते आते क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, ठीक है। आप गुणसूत्र देख रहे हो, आप बिल्कुल धागे जैसे दिख रहे हैं, जैसे वो पतंग उड़ाने का धागा होता है उस तरह से ये दिख रहा है। इसको ही बोला जाता है क्या? क्रोमेटिन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? क्रोमेटिन। तो ये अभी भी क्या है? क्रोमेटिन है। क्या है? क्रोमेटिन, ठीक है। फिर इसके अंदर जो आपको ये थोड़ा सा हल्का सा दिखेगा इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। फिर इसका ये आवरण जो होता है इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर एनवेलप। फिर इसके अंदर जो लिक्विड है उसको बोलते हैं, ये जो बोलेंगे इसको साइटोप्लाज्मा, ठीक है। और इनके अंदर जो मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये है जीवन। अच्छा, जीवन से जैसे ये इसमें आती है तो गुणसूत्र कैसा हो जाता है? संघनित हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ठीक है। और धागे नुमा जो आपको इसे वेब टाइप दिख रहा था वो छोटे और बड़े होके आपको इस तरह से दिखेंगे। ये किसमें हो रहा है? प्रोपेज में। दूसरी चीज, प्रोपेज जैसे जैसे ये खत्म हो जाएगा, तो प्रोपेज जैसे जैसे खत्म हो जाएगा तो क्या हो एक मिनट, प्रोपेज जैसे जैसे खत्म हो जाएगा तो इसके अंदर क्या हो गए, जो ऑर्गेनल्स होते हैं कुछ वो भी क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। दूसरी बात, केंद्रक की झिल्ली जो होगी वो गायब हो जाएगी, ठीक है।
न्यूक्लियोलस केंद्रिका वो निकल जाएगी। तो ये सारे धीरे धीरे जो होंगे वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अवस्था किसमें हो रही है, जो होता है ये इवेंट जो होते हैं, ये घटनाएं जो होती है वो कहाँ पे होती है, प्रोफेज में। ठीक है, दूसरी बात, जो आपको ये सेंट्रियोल होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की तरफ क्या करते हैं, गमन करना स्टार्ट कर देते हैं। सेंट्रियोल कहाँ चले जाएंगे, विपरीत ध्रुवों पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक ऊपर पहुंच गया तो एक नीचे पहुंच गया, जो आप मेटाफेज में देख रहे हो। ठीक है, एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया। और क्या होगा, ये बोलते हैं इसको प्रो मेटाफेज भी बोलते हैं या लेट एनाप्रोफेज भी बोला जा सकता है। इसमें गुणसूत्र जो होंगे वो धीरे धीरे उनके सेंट्रोमियर होते हैं, जैसे ये देखो ये गुणसूत्र है और यहाँ पे जो होगा वो इसका क्या होगा, सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर होगा। तो और ये है आपका सेंट्रियो, ये इसको क्या बोलेंगे अपन, सेंट्रियो। सेंट्रियो से जो निकल रहे हैं इसको बोलेंगे अपन स्पाइंडल फाइबर। क्या बोलेंगे, स्पाइंडल फाइबर। तो अब जो है वो आपके जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है, इससे कौन जुड़ गया, ये स्पाइंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्पाइंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं। ठीक है, कौन जुड़ जाता है, दोनों तरफ से, इधर से भी जुड़ गया इधर से भी जुड़ गया, ये दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे जुड़ जाएंगे, जैसे आप इसको देख रहे हो। ठीक है, इसमें वो भी वो कहां से जुड़े, सेंट्रोमियर पे भी कहां पे ये जुड़ेंगे, काइनेटोकोर। ठीक है, काइनेटोकोर जो होता है वहां पे डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है, वहां पे ये जुड़ जाते हैं। सेंट्रोमियर जो पूरे भाग को बोलेंगे, वहां पे डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है उसको क्या बोल देंगे अपने, काइनेटोकोर। वहां से ये सेंट्रोमियर जो स्पाइंडल फाइबर जो है वो कहां से, वहां से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से ये कहां से जुड़ जाते हैं, सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, ये होता है प्रो मेटाफेज। फिर आते हैं मेटाफेज की तरफ या मध्यावस्था की तरफ। अब नाम से पता लग रहा है मेटा मतलब मध्य में। ठीक है, यानी जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो उस सेल की या कोशिका की मध्य पट्टिका पे क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि क्रोमोसोम जितने भी है वे इक्वेशनली, इक्वेटरी जो लाइन जो है वहां पे ये व्यवस्थित हो गए। देखो ये जैसे अपन गोला मान लेते हैं तो ये बीच में ये व्यवस्थित हो गए। दूसरी चीज, इसके अंदर जो सेंट्रियोल है उससे जो तारक के तो जो स्पाइंडल फाइबर बन रहे हैं वो यहाँ पे काइनेटोकोर सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। ये सेंट्रोमियर से सारे जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से दोनों तरफ से ये क्या हो गए, जुड़ जाएंगे। और मध्य पट्टिका पे ये कैसे हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। अब क्या होगा, एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम जो थे वो दो भागों के अंदर बढ़ जाएंगे। सपोज मान लो ये क्रोमोसोम से और इसके दो भाग हो गए, दो भाग मतलब एक ये भाग और दूसरा ये भाग, ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, इन दोनों अलग अलग भागों को बोला जाता है क्रोमेटिड्स। क्या बोला जाता है, क्रोमेटिड्स बोला जाएगा। एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर इज डिवाइडेड एंड फॉर्म द टू क्रोमेटिड ऑफ द ईच द क्रोमोसोम्स। इस क्रोमोसोम से दो क्रोमेटिड बनाते हैं, अर्धगुणसूत्र बनाते हैं। ऐसा गुणसूत्र के आधा भाग को अर्धगुणसूत्र बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्रोमेटिड। तो कितने क्रोमेटिड बने, वन क्रोमोसोम तो टू क्रोमेटिड्स आर द फॉर्म। एंड आगे जो चलेगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन द स्पाइंडल फाइबर, यानी संकुचन होगा स्पाइंडल फाइबर। तो बोथ द क्रोमेटिड्स आर द मूव फ्रॉम द अपोजिट पोल। अब देखो ऊपर वाला जो आधा गुणसूत्र है वो इस तरफ जाएगा, अच्छा नीचे वाला जो है वो गुणसूत्र वो यहाँ पे जाएगा। अच्छा जब ये ऊपर, जब विपरीत ध्रुवों की तरफ जब गमन करते हैं स्पाइंडल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन के कारण, तो उस समय मैंने आपको बताया था मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, ये सेंट्रोमियर की स्थिति बताएगी। अब सपोज मान लो वो बीच में है, सेंट्रोमियर बीच में है, तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, वी। ठीक है, और दूसरी चीज आप देखोगे कि जैसे किनारे पे है तो कैसा हो गया, उसका शेप जी हो गया, उसका शेप कैसा हो जाएगा, जी जैसा हो जाएगा। और थोड़ा ऊपर है तो उसका शेप एल जैसा हो गया। ठीक है, और ऐसा है तो ये आई जैसा हो गया। तो ये शेप आते हैं उस समय, वी, एल, जे और आई। ये डिपेंड करता है शेप कैसा होगा, तो ये डिपेंड करेगा कि उसका जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, मेटासेंट्रिक है तो वी होगा। ठीक है, उसके बाद में है सब मेटा है तो उसका जे होगा। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक है तो उसका एल होगा, और टीरोसेंट्रिक है तो उसका आई होगा। ठीक है, तो ये इसका शेप हो गया। अब जैसे जैसे ये विपरीत ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो विपरीत ध्रुवों पे आके ये व्यवस्थित हो जाते हैं। अच्छा, या जो फिर नेक्स्ट अवस्था जो आती है वो आती है इसकी टीलोफेज आ जाती है। क्या पे आ जाती है, टीलोफेज आ जाती है। अच्छा, टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज जो है मान लो आप प्रोफेज का उल्टा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेज के अंदर जो था वो क्या हुआ था, जो ऐसे गुणसूत्र जो थे वो इसमें बदल गए थे। इसमें क्या होगा कि जो गुणसूत्र संघनित हो गए थे, जो मोटे हो गए थे, क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिन बदल गया था,
वो इस अवस्था में क्या होगा कि वापस चेंज होके वापस किस में बदल जाएगा, वो इस अवस्था में आ जाएगा, क्रोमेटिन में आ जाएगा, वापस कैसे हो जाएगा, जाल जैसा हो जाएगा। दूसरी बात, जो केंद्रक झिल्ली मैंने कहा था कि इसके अंदर क्या हो जाती है, धीरे धीरे खत्म होगी। देखो आपको इसमें बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, ये टुकड़े ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसमें नजर नहीं आ रही है, यानी केंद्रक झिल्ली बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी, न्यूक्लियस विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वापस क्या हो जाते हैं, वो बनना स्टार्ट हो गई है, देखो ये वापस बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ जाते हैं, सॉरी एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस आ जाएंगे, यानी दो केंद्रक उसके अंदर आ जाएंगे, इसको बोला जाएगा डाइकैरियन स्थिति बोला जाएगा, ठीक है। तो ये एक चार्ट से आपको पूरा जो है वो समसूत्री समझ में आ चुका होगा कि पहले में क्या हो रहा है, क्रोमेटिन जो होते हैं वो संघनित होकर छोटे छोटे क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं, सेंट्रोमियर जो होता है या सेंट्रोल जो होता है, सेंट्रियोल जो होता है या तारक केंद्र जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, उससे स्पाइंडल फाइबर बनते हैं। फिर मेटाफेज में आते ही क्या हो जाता है कि जो स्पाइंडल फाइबर जो इनसे बने थे वो कहां पे, सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं, ठीक है। और इस अवस्था के अंदर जितने भी क्रोमोसोम जो बने हैं वो क्या हो जाते हैं, मध्य पट्टिका पे क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाते हैं। ये मेटाफेज की बात हुई। एनाफेज में क्या होता है कि सेंट्रोमियर जो होता है होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, जिससे एक गुणसूत्र से दो अर्ध गुणसूत्र या दो क्रोमेटिड्स बनते हैं। और स्पाइंडल फाइबर जो है, जो अपने तारक केंद्र से या सेंट्रियोल से जो निकले थे स्पाइंडल फाइबर, उनमें कॉन्ट्रेक्शन होता है और कॉन्ट्रेक्शन के कारण ये विपरीत ध्रुवों की तरफ क्या करते हैं, गमन करते हैं। और यहाँ आके वापस कैसे हो जाते हैं, ये टीलोफेज के अंदर विपरीत ध्रुवों पे पहुंच जाते हैं, वापस रिकंडेंसेशन हो जाता है इसका, ठीक है। और रिकंडेंसेशन से वापस ये धागेनुमा संरचना में बदल जाते हैं, जिसको क्रोमेटिड बोला जाता है। केंद्रक झिल्ली का भी वापस निर्माण हो जाता है और न्यूक्लियस का भी वापस निर्माण हो जाता है। तो ये होता है अपने जो है कोशिका विभाजन की, कौन सा है, समसूत्री विभाजन। अब देखो ये प्रोफेज, अभी बताया इंटरफेज अवस्था में केंद्रिक केंद्रिक, ठीक है, एक गुणसूत्र से चिपक जाते हैं, क्रोमेटिन जाल संघनित होकर छोटे छोटे गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र की लंबाई में दो पतले धागेनुमा संरचना में टूटता है और केवल सेंट्रोमियर से, यानी प्रत्येक गुणसूत्र जो होगा ना वो ऐसे टूट जाएगा, ये इधर टूटा, ये इधर टूटा, लेकिन वो बीच में जुड़ा हुआ रहेगा। वो कहां से जुड़ा हुआ रहेगा, सेंट्रोमियर क्षेत्र से विभाजन नहीं होता, तो यहाँ पे विभाजित नहीं हुआ ये, ठीक है। दोनों ऊपर वाले धागे ये विभाजित हो गए। इस संरचना को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। इसके आधे भाग को क्या बोलेंगे अपन, क्रोमेटिड्स बोलेंगे, क्रोमेटिड्स बोलते हैं। दो क्रोमेटिड्स की संरचना व विशेषता समान होती है, ठीक है। इसको होमोलोगस क्रोमोसोम भी बोला जाता है। गुणसूत्रों पर छोटी छोटी कणिकाएं मिलती हैं जिन्हें क्रोमोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर। यहाँ पे आपको छोटी छोटी संरचना मिलेगी जिसको क्या बोलेंगे अपन, क्रोमोमियर बोलते हैं। इन्हीं क्रोमोमियर को क्या बोलते हैं, जिसमें जीन मिलती है, क्या मिलती है, जीन होती है, ठीक है, वो डीएनए है। अर्ध गुणसूत्र के चारों ओर मैट्रिक्स जमा हो जाता है और गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, ये मोटे हो जाएंगे। जो आपको ऐसे धागे जैसे दिख रहे हैं वो आप यहाँ पे देखोगे कि थोड़े थोड़े कैसे हो गए, ये मोटे हो गए। इसमें आपको बिल्कुल धागे जैसे दिख रहे हैं, आप इसमें फर्क कर रहे हो कि ये दो भागों में बटे हुए, तो संघनित होके कैसे हो जाते हैं, जो है वो मोटे हो जाते हैं। इस अवस्था के परिपक्व होते होते केंद्रक कला, ध्यान रखना, केंद्रिका एवं कुछ कोशिका क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो जो केंद्रक झिल्ली है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, जो न्यूक्लियस है वो भी आपको इसमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये होती है प्रोफेज के अंदर। दूसरी होती है मध्या। मध्या में क्या है, क्या याद रखना, मध्य में ये कहां पे व्यवस्थित हो जाते हैं, मध्य प्लेट पे व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। इस अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पे आ जाते हैं, बस मेन इसका काम यही है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा, सेंट्रियोल से तरकु तंतु बनते हैं और दोनों सेंट्रियोल के ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। ये तरकु तंतु जो यहाँ पे ये पहुंच गए, ये तरकु तंतु इधर भी पहुंच गए और इधर भी पहुंच गए, दोनों ध्रुवों से ये पहुंच जाते हैं। सेंट्रियोमियर से गुणसूत्र तरकु तंतु से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, तरकु तंतु से। गुणसूत्र की भुजा ध्रुवों की तरफ रहती है। भुजा जो रहेगी वो कहां रहेगी, ध्रुवों की तरफ रहती है, यानी ये इस तरफ है एक, तो ये इस तरफ रहेगी ऐसे, एक ऊपर, तो भुजा कहां रहती है, ध्रुवों की तरफ रहती है। फिर है पश्चावस्था, एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा
कि सेंट्रोमियर जो है वो विभाजित हो जाएगा यानी कट, तो दो क्या बन जाएंगे, क्रोमेटिड्स बन जाएंगे। इस अवस्था में दोनों क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं, प्रतिकर्षण बल के कारण वो विपरीत ध्रुवों पे जाते हैं। अब इनमें क्या होगा, देखो ये पहले एक थे, अब ये दो भागों में बढ़ गए, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे वाला ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे इसमें कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की तरफ विपरीत ध्रुवों पे चले जाएंगे। भुजा ध्रुवों की ओर है, इससे देखो वी ए जे एल और आई आकार ले लेता है। अब देखो इसमें आपको वी दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि वो मेटासेंट्रिक होंगे। तो गुणसूत्र बिंदु मध्य रेखा की ओर होते हैं, कहां पे रहते हैं, मध्य रेखा, यानी सेंट्रोमियर का रहेगा मध्य रेखा की तरफ रहता है। एक क्रोमोसोम से बने समान दो क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड अलग अलग ध्रुवों पे पहुंचते हैं। जैसे ये पहले एक था, जैसे रेड वाला ले तो अपन ये ऐसे था, तो एक ये और एक ये, तो एक तो चला जाता है इधर और एक चला जाता है इधर, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम से दो क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से बना हुआ होता है। जब विभाजन होगा तो एक क्रोमेटिड ऊपर जाएगा और एक क्रोमेटिड नीचे जाएगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये चले गए, यहाँ पे आगे, ये इधर आ गए और ये विपरीत ध्रुवों पे आके यहाँ पे पच्चय अवस्था ये पूरी हो जाती है, यानी विपरीत ध्रुवों की तरफ ये क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। इससे पच्चय अवस्था कंप्लीट होगी। अब और चीज एक बताने वाली, देखो यहाँ पे जैसे सपोज मान लो 2n था, ठीक है, सेल तो 2n ही है, गुणसूत्र संख्या 2n है, ठीक है। गुणसूत्र 1 2 3 4 5 6, इसमें देखो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 चार गुणसूत्र थे। यहाँ पे भी ऊपर भी 4 है, नीचे भी क्या है, 4 है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पहले जो थे वो 4 थे, वो पहले कहते थे 4 थे, 4 क्रोमोसोम से, 4 क्रोमोसोम से, ठीक है। 4 क्रोमोसोम्स में क्या होगा कि जो दो जो होंगे इसमें अमाउंट जो होगा, अमाउंट जो होगा वो कितने जितना है, 8 जितना, 8 क्रोमोसोम जितना है, ठीक है। जैसे इसमें 4C है तो इसमें 4C है एक सेल के अंदर, तो इसमें कैसा होगा 8C जितना होगा, ठीक है। तो 8 है। अब क्रोमोसोम की संख्या तो उतनी की उतनी है, लेकिन अमाउंट जो होगा तो 8 है तो वो 4 इसको दे देगा, 4 इसको दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो अमाउंट जो था ये शामिल में थे, तब इसका अमाउंट जो था 8 जितना था, तो यहाँ पे ये आधे आधे तो हुए, लेकिन नंबर जो रहेंगे वो उतने के उतने ही रहेंगे। अंत्यावस्था, दोनों ध्रुवों पे गुणसूत्र मैट्रिक्स समाप्त हो जाता है, फिर भी क्या बन जाता है, वापस क्रोमेटिन जाल बन जाएगा। वापस ये कैसे हो जाएंगे, इस तरह से ये बनना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। दूसरा, केंद्रक कला और केंद्रिका और कुछ वो कोशिका वापस आ जाते हैं, यानी वापस इनमें बनना फिर से इनमें आ जाते हैं, इनमें आ जाते हैं। अंत में एक कोशिका में दो पुत्रिक केंद्रक का निर्माण दिखाई देता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डाई कैरियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाई कैरियन। कोशिका विभाजन अब है, देखो ये हो गया अपने पास में कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, मतलब एक सेल में दो न्यूक्लियस आ गए। अब क्या होगा, कुछ कोशिका विभाजन होगा या कोशिका द्रव सॉरी विभाजन साइटोकाइनेसिस है, ठीक है। और पादपों के वंशों में जैसे भ्रूणपोष के परिवर्धन में केंद्रक विभाजन, ठीक है, से क्या बनता है, कई उत्तरोत्तर विभाजन होते हैं जिसके कारण क्या बन जाते हैं, कई सारे केंद्रक बन जाते हैं। जैसे नारियल का पानी भ्रूणपोष, उसके अंदर कई सारे पहले न्यूक्लियस बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, पहले न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। उत्तरोत्तर विभाजन से उत्तरोत्तर विभाजन से कई केंद्रक बन जाते हैं। अच्छा, नारियल में तरल भ्रूणपोष जो पानी वाला होता है बहुकेंद्रकीय होता है, उसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, ठीक है। कोशिकीय जिसको संकोशिकीय कहते हैं, जिसको सिनोसाइटिक बोला जाता है, क्या बोला जाता है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस अगर उसमें आ जाते हैं। इसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है जो है बहुत सी एक केंद्र की कोशिकाओं में बन जाती है। अब जैसे सपोज मान लो ये केंद्रक बन जाएंगे, ऐसे इस पे झिल्ली आ जाएगी, ये इस तरह से ये बहुत सारी संरचना बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें नारियल के पानी के अंदर, नारियल के अंदर दोनों होते हैं, सेलुलर भी होता है और जो है वो अपने फ्री न्यूक्लियर वाला भी होता है। पानी जो है वो फ्री न्यूक्लियर वाला है।
पहला है कोशिका खाच का निर्माण, ठीक है, फोरो। ये किसमें होता है? जंतु कोशिका में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये खाच बनी, जैसे इसी को ही बोल जाएंगे अपन फोरो, और फोरो जो होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? फारो जो होगी वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से बढ़ के जब शामिल हो जाएगी तब अपने पास में एक सेल से दो सेल आ जाएगी। जंतु कोशिकाओं में फरो द्वारा होता है भित्ति, जिसको क्लीवेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लीवेज, ठीक है। प्रभाव, भित्ति के अप्रभाव से बाहरी परत जो होती है वो लचीली, क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली ही होती है, वो लचीली होती है, उसके कारण क्या होगा? इसमें फरो द्वारा विभाजन हो जाता है। इनमें मध्यवर्ती स्थान पे संकीर्णन होता है, धीरे धीरे वो अंदर की तरफ बढ़ता है और दो संतति कोशिकाओं का निर्माण कर जाता है, और एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ये होता है किसके अंदर? खास का निर्माण जो होता है वो किसके अंदर होता है? एनिमल सेल के अंदर होता है। तो प्लांट सेल में वही पट्टी का निर्माण होगा। कोशिका की पट्टी विधि, पट्टी विधि में आप देख रहे हो इसमें दोनों है, देखो या तो बनी है प्रवेश, जिसको बोलते हैं क्लीवेज फरो, यहाँ से एक से दो सेल होगी, इसके अंदर क्या होगा? धीरे धीरे ये पट्टी बन रही है, देखो बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे पट्टी बन रही है, ये पट्टी पूरी होगी, अब आपके साथ में एक की कितनी होगी? दो सेल बन जाती है। ये पादप की कई कोशिकाओं में विभाजन से मिलती है। मध्यवर्ती क्षेत्र के केंद्रक भाग में किसका निर्माण होता है? पट्टिका का। ये पट्टिका किससे बनती है? कैल्शियम मैग्नीशियम के पेक्टिड होते हैं, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट। से भरी सूक्ष्म नलिका कोशिका द्रव्य पुट्टिका साइटोप्लाज्मिक वेसिकल एक पंक्ति में क्या हो जाती है? व्यवस्थित हो जाती है। धीरे 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 वेसिकल जो होती है वो नीचे आके मिडल में जाके वो व्यवस्थित हो जाती है। इस प्रकार पुट्टिका की एक पंक्ति में विन्यास हो जाती है। तरकु के मध्य क्षेत्र में केंद्रीय तरकु बाद में परिधि की ओर बढ़ता है तथा पुट्टिका के संयोजन से पट्टिका बन जाती है। अब जैसे यहाँ पे, जैसे सपोज मान लो यहाँ बनी, ठीक है, तो ये इस तरफ चलेगी, और सपोज मान लो यहाँ बनी है, ठीक है, तो वो बीच में चलेगी, ठीक है, तो दोनों तरफ चली जाती है, जिससे कोशिका तरफ दो भागों के अंदर बढ़ जाता है। पट्टिका के दोनों सतहों पे दो पुत्री कोशिकाओं का द्वारा प्राथमिक भित्ति का पदार्थ का निक्षेपण हो जाता है। तो वही मिलर लेमेला बन जाएगा, पहले जो मीडियम कॉमन होता है ये, और इस तरफ और इस तरफ, जैसे ये बन गई, अब इस तरफ बन जाएगी वो प्राथमिक, और ये भी प्राथमिक, फिर और प्राथमिक जैसे जैसे परिपक्व होगी तो प्राथमिक लुप्त हो जाएगी, उसकी जगह कौन सी आ जाएगी? सेकेंडरी आ जाएगी, ठीक है। प्राथमिक भित्तियों के मध्य पाई जाने वाली मध्य पट्टिका, जिसको प्लाज्मा लेमा बोला जाता है, यही वो प्लाज्मा लेमा है जो अपन ने कोशिका भित्ति के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो ये है अपने कोशिका विभाजन में भी कौन सा? समसूत्री विभाजन है, ठीक है। तो ये अपने आज जो था कोशिका विभाजन देखा, स्पोरियोसोम बोलते हैं, स्पोरोसोम, ठीक है, ग्लाइऑक्सिसोम, ठीक है, और इनके बाद में सूक्ष्म जो बॉडी आती है उनके बारे में पढ़ा। कोशिका विभाजन की व्यवस्था देखी, कोशिका विभाजन में भी अपन ने इंटरफेज देखी, इंटरफेज के बाद में उसकी एम फेज, एम फेज में भी कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, फिर है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में भी दो तरह से पादप कोशिका है तो अपन ने कौन सी होगी? पट्टी का निर्माण होगा, और जंतु कोशिका है तो क्या बनेगी? उसमें क्लीवेज बनेगी। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।